राष्ट्र समिट का आज दूसरा दिन है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। जवाबदारी संभालने के साथ समान रूप से कई सुधार किए हैं, कई प्रकार के बदलाव कर रहे हैं। आज हमारा गौरव है, हमें गर्व है इस बात का, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले के सत्र में आज यहाँ इस सेशन में माननीय खट्टर साहब के साथ हमारे सबके लोकप्रिय नेता बड़े भाई माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय मंत्री, स्थानीय शासन, जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं माननीय कैलाश जी भाई साहब का। कोई सा भी विभाग दो और विभाग को चलायमान करना, काम को करना, कराना और काम में जान डाल देना, माननीय कैलाश जी भाई साहब की आदत रही है। हम सब उनसे सीखते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी, सहकारिता और खेल मंत्री, जोरदार अभिनंदन विश्वास भाई का भी। आप भी अपने काम के कारण जाने जाते हैं। और ऐसे ही एक और काम के धनी हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, बिजली मंत्री, जोरदार ऊर्जा मंत्री, लगातार अपने सेवा भावना के बलबूते पर निर्बाध रूप से ग्वालियर से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए सरकार के सुयोग्य मंत्री के रूप में अपनी साख बनाई। हमारी एक और मंत्री डॉक्टर प्रतिमा बागरी, आपका भी अभिनंदन, जोरदार। आप स्थानीय शासन राज्य मंत्री हैं। हमारी मालिनी गौड़ जी, मालिनी राय जी, माननीय महापौर भोपाल, और पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे। सभी हमारे बड़े बड़े रियल एस्टेट के क्रेडाई से लेकर के बाकी सारे, माननीय बंसल साहब से लगा करके दूसरे अग्रवाल साहब तक। वैसे अग्रवाल और मैं मान के चलता हूँ ये हमारी पहचान बनी है। कल के मंच में भी एक अग्रवाल साहब बड़े भाई थे, आज छोटे भाई है। जोरदार अभिनंदन तो कर दो पूरे मंच का। मैं यशस्वी माननीय मंत्री श्रीमान खट्टर साहब को बताना चाहूँगा, हमारी सरकार बनने के बाद हमने बहुत सारे सेक्टर में अलग अलग प्रकार से काम करने के संकल्प किए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उसी में, यद्यपि ये बात सही है कि हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से संभाग में माननीय भाई साहब लोकसभा का चुनाव का समय छोड़ दें तो बचे हुए 7-8 महीने हर महीने एक न एक हमारे संभाग केंद्र पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हुए पूरे प्रदेश में रोजगार का, उद्योग का, निवेश का वातावरण बनाने का प्रयास किया। और उस बलबूते पर धीरे धीरे करते करते, और मैं माननीय मंत्री जी आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रयोग हमारा बहुत अच्छा रहा। इसके कई कारण से कई प्रकार के लाभ मिले। एक बड़ा लाभ ये मिला कि ऐसे छोटे स्थान पर भी इन्वेस्टर समिट हो सकती है संभाग केंद्रों पर, यह कॉन्फिडेंस बढ़ा। और कई सारे लोगों ने पहली बार, मुझे तो आश्चर्य लगा, बड़े बड़े उद्योगपति जब जबलपुर और ग्वालियर के लिए कह रहे थे कि हम तो पहली बार आए, हमने तो ग्वालियर नहीं देखा, हमको लगा कि ऐसे ऊपर की मंजिल से धक्का दे के नीचे गिरा दिया हो, हमको लगा जबलपुर ग्वालियर नहीं देखा तो फिर क्या देखा। लेकिन वास्तविकता है, इतना बड़ा देश है, इतने प्रकार की व्यवस्था है, लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व है, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा वो तो है ही है, नर्मदापुरम जैसा छोटा सा स्थान जिसकी स्वयं की आबादी भी बहुत थोड़ी सी है, लेकिन वहां पर भी हम जब अपने नवकरणीय ऊर्जा के उपकरण निर्माण की मोहासा बवाई में उस औद्योगिक केंद्र की उस पार्क का जब भूमि पूजन करने गए तो पहले 200 एकड़ जमीन थी, फिर 200 पूरी उसी समय हमारे कार्यक्रम चालू होने के पहले खत्म हो गई तो 400 कर दी। 400 करते करते भूमि पूजन करने गए तो 800 की डिमांड आ गई। हम जब 800 का काम कंप्लीट करा तो 800 की और डिमांड आ गई। ये एक छोटे छोटे स्थान का लाभ है। जोरदार अभिनंदन करें ये पूरे अभियान का। और भोपाल तो ऐसी जगह थी, जब पहली बार हमारे अधिकारियों से बात हुई और मेरे मुंह से निकला कि हम भोपाल करने वाले हैं, तो बाद में मेरे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ बैठे भी और उन्होंने कहा, क्या कह रहे सर आप भोपाल में नहीं होगी, ये तो इंदौर में होगी। हमने कहा इंदौर में क्यों होगी, इंदौर तो है अच्छा, हमको सबको अच्छा बनाना, और इंदौर को अब दिल्ली और बंबई की तरह बनाना है और बाकी को इंदौर की तरह बनाना कि नहीं बनाना। जोरदार अभिनंदन करो, ये काम आप ही के पास रहने वाला। जिस प्रकार से यहाँ रिस्पांस मिला है और यहाँ की सारी चीजों को महसूस किया गया है, निश्चित रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब हमारे लिए हर स्थान पर करने लायक हमारा माहौल बना है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, मेट्रोपॉलिटन कंसेप्ट के आधार पर आसपास के जिलों को जोड़ते हुए हमने इसमें कुछ प्रयोग किए हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में जैसे इंदौर, उज्जैन,
देवास, शाजापुर और धार का पीथमपुर, और मोटे तौर पर कल्पना ऐसी की गई कि ये सारे इंडस्ट्रियल जो हमारे बड़े बड़े केंद्र हैं, जैसे उदाहरण के लिए धार का पीथमपुर, देवास का इंडस्ट्रियल बेल्ट, मक्सी जो शाजापुर का हिस्सा आता है, इधर बांध का जो हमारे उज्जैन का हिस्सा आता है, इधर नागदा और इंदौर का पूरा हमारा जिला, ऐसे सब मिलाकर लगभग ये 8000 किलोमीटर का पूरा एरिया मिल रहा है, जिसको मेट्रोपॉलिटन की कल्पना हमने दी है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन की कल्पना में ज्यादा कानूनबाजी में उलझाने के बजाय आउटर लाइन हमने तय कर दी, इंडस्ट्रियल बेल्ट तय कर दिया, आने जाने के मार्ग, रेलवे की व्यवस्था, बिजली, पानी, सफाई, सीवर लाइन, ये कई कॉमन चीजें हैं जिस पे हम काम करेंगे। बाकी इसको खुला खुला छोड़ेंगे और भविष्य की दृष्टि से आने वाले 25 साल तक एक महानगर के रूप में इसको विकसित करेंगे। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट, जरा ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, मंच से ज्यादा जोर से बज गई, मजा ही नहीं आ रहा है। अपने पास दूसरा भोपाल की कल्पना की गई कि भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, थोड़ा नर्मदापुरम का हिस्सा और भोपाल पूरा, ये एक तरह से मेट्रोपॉलिटन की हमारी कल्पना है। इसी के साथ कई प्रकार के सुझाव भी आमंत्रित कर रहे हैं। भविष्य की दृष्टि से बहुत सारी बातें होगी, लेकिन जैसा कि माननीय खट्टर साहब ने कहा कि आपको अब दूसरे सत्र में जाना रहेगा, आप बगैर संकोच जाओ, ये सत्र हम अच्छे से करेंगे। तो मैं उनकी अनुमति लेते हुए अब आप और उनके बीच में बाधा न बनते हुए सीधे सीधे इस पूरे सेक्टर के लिए, इस पूरे सेशन के लिए मेरी शुभकामना देता हूं। और ये पक्की बात करते हैं कि अभी हमने कॉमन रूप से बहुत सारे विषयों की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो बात की है, लेकिन आने वाले समय में इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट के आधार पर, अर्थात हमारी भौतिक अधोसंरचना के साथ साथ शहरी नगरी विकास की जो योजना हो सकती है उसकी अलग से समिट भी करेंगे। मेरी अपनी ओर से बड़े अच्छे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, डॉक्टर मोहन यादव जी। आदरणीय देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि बहुत सारे काम इस समय इन्वेस्टर्स समिट में चल रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम जारी है। और इस कार्यक्रम में अब हम आग्रह करेंगे प्रमुख सचिव नगरीय विकास मध्य प्रदेश श्री संजय कुमार शुक्ला जी से कि वे आएं और पहले तो इस पूरे आयोजन के बारे में संक्षिप्त विवरण दें, उसके बाद एक टेक्निकल प्रेजेंटेशन की वो शुरुआत करें जिसमें मध्य प्रदेश इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी 2025 के ऊपर वो विचार व्यक्त करेंगे। इस विचार उद्वेलन के क्रम को हम जारी रखेंगे और उनके बाद फिर हम आमंत्रित करेंगे अन्य विशेषज्ञों को। तो बहुत आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास तथा विमानन मध्य प्रदेश श्री संजय कुमार शुक्ला जी को। आज के इस सत्र में दिल्ली से पधारे सम्मानीय केंद्रीय मंत्री नगरीय विकास खट्टर साहब, मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय प्रद्युम्न तोमर साहब और अन्य सभी सम्मानीय मंच पर वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं और रियल एस्टेट सेक्टर के प्रमुख लोग हैं। चूँकि समय की कमी है और माननीय हमारे मेहमान को जल्दी निकलना है समय पर, इसलिए हम प्रेजेंटेशन को थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं। मैं पहले ही बता दूं कि जो लोग बैठे हैं यहाँ पर सबके मोबाइल पे हमारे यशस्वी पर्यटन मंत्री भारत सरकार माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, मध्य प्रदेश की धरती पे आपका स्वागत है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय मंत्री का। माननीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, मेरे विद्यार्थी परिषद के साथी और अभिनेता और क्या अखंडा भैया क्या बोलते हैं श्रीमान पंकज जी त्रिपाठी, हमारे श्रीमान पद्मश्री के मोहम्मद जी, आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। है मोहम्मद जी, जोरदार ताली बजाए। इस नाते से हमने रहीम को नहीं देखा, रसखान को नहीं देखा,
लेकिन जड़ों से जुड़ करके हमारी देश की संस्कृति की धारा को, जिसके आधार पर हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये उदात्त भाव को जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने पूरे मंच का, मोहम्मद साहब सहित सभी का, माननीय अजीत बजाज साहब पद्मश्री, माननीय रोहित खोसला जी, समीर बजाज जी, जॉर्ज रामपुरम जी, डी पुलत्स जी, विजय विक्रम सिंह जी, हमारे पीएस शिवशेखर जी, इलाय राजा, सभी अधिकारीगण और आप सब, जितने अच्छे प्रकार से माननीय मंत्री जी ने बात रख दी, अब मुझे लगता नहीं कि इसके बाद कुछ बची है। हमारी सरकार बनने के बाद भी हमने भी लगातार टूरिज्म सेक्टर को सबसे पहले इस नाते से ही बढ़ाने का प्रयास किया। कुछ चीजें आपको जानकारी के लिए जरूर बताना चाहूंगा। जैसे हमारा भौगोलिक रूप से ये बड़ा मध्य प्रदेश है, लेकिन आयुष्मान योजना के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ी सौगात दी है, इसी आधार पर माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे अपने राज्य के अंदर एविएशन नीति में बदलाव किया है। और मुझे लगता है शिवशेखर जी ने बताया होगा, बता दिया सबको, कि हमारे यहाँ टूरिज्म के बढ़ाने के लिए हमारी खुद की विमान सेवा भी है। और अब माननीय मंत्री जी मदद करना, हम 7.5 लाख रुपया पर फ्लाइट, प्रतिदिन अगर आती है तो इंसेंटिव देंगे उसको लाने के लिए। हमारी सरकार के माध्यम से यात्री मिले ना मिले, सरकार पैसा देगी विमान लाने ले जाने के लिए। ये कुल मिलाकर के यात्रियों को प्रोत्साहन देने के लिए, विमान सेवाओं की गति बढ़ाने के लिए अभी हमने इसी प्रकार से हमारे वेंचुरा एयरक्राफ्ट को लगाया है। हमारे अपने बलबूते पर, राज्य के बलबूते पर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा ये रोज आ रहा है। लेकिन एयर एम्बुलेंस जहां हमारी हवाई पट्टी है वहां विमान से, जहां हमारे हेलीपैड है वहां हेलीपैड से, आयुष्मान योजना के माध्यम से बगैर 1 रुपया लिए निःशुल्क अपनी तरफ से एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी पूरे प्रदेश के लिए हमारी सरकार ने दी है। ये हमारा अपना दूसरा, आजकल टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म भी आ रहा है और उस नाते से ऐसे कई प्रकार के कई प्रयोग कर रहे हैं। जैसे उज्जैन में दर्शन कराने आप भेजो, और राज्य के अंदर के भी अगर आप आयुष्मान कार्ड धारी हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उज्जैन में हार्ट का ऑपरेशन कराएंगे, रहने खाने का भी व्यवस्था करेंगे और ऑपरेशन करा के वापस भिजवा देंगे, केवल आयुष्मान कार्ड हो। ऐसे कई प्रकार के प्रयोग हम कर रहे हैं। उनके साथ वालों को भी भोजन प्रसादी रहेगी, मरीज को भी रहेगी, 1 रुपया नहीं लगने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर के अब जब टूरिज्म की बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट के बारे में तो बता ही दिया है। हमारे पास अभी यशस्वी प्रधानमंत्री जब पहली बार चीता छोड़ने गए तो हमको लगा कि चीते के कारण से बहुत सुरक्षा और व्यवस्था और पता नहीं, लेकिन ये ध्यान में आया कि चीता तो जब से पृथ्वी पे आया है अभी तक का रिकॉर्ड ही उसका नहीं है कि वो किसी मनुष्य पे हमला करे। तो अब की बार तो मेरे से जब चीता छुड़वाया तो ऐसा लगा जैसे बिल्ली छोड़ रहा है। इतने आराम से चीते को छोड़ के आए। और आज की स्थिति में हमारे शिवपुर के जंगल में जो चीता पूरे एशिया में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ अपने प्रदेश के अंदर 12 चीते गांव में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कई बार गांव से भगाना पड़ता है कि जरा इसको हटाओ भाई, ये कहीं इसका नुकसान नहीं हो जाए। क्योंकि ये ऐसी, अभी आप जहां हैं इस नगरी में भी आप कभी रुके हो तो देख लेना, यहाँ भोपाल ऐसी नगरी हो गई है कि दिन में मनुष्य घूमते, यहाँ भी टाइगर घूमते, रात में आप आसपास होटल से देखोगे आपको दिखाई दे जाएंगे। ये जो वर्तमान के दौर में, और हमारे साथ टाइगर ने भी सह अस्तित्व की भावना के आधार पर अपनी जीवन शैली भी बदल ली। आमतौर पर एक टाइगर को जीने के लिए वो 45 से 50 किलोमीटर का एरिया चाहिए रहता है और अपनी टाइग्रेस के लिए 10 से 15 किलोमीटर का एरिया। लेकिन अब संख्या इतनी बढ़ गई है कि हमारे यहाँ वो टाइग्रेस वाले इलाके में जीवन पूरा कर रहा है। कोई बात नहीं, 15 किलोमीटर में चला लो, तुम भी आनंद में रहो, हम भी आनंद में रहे। आने वाले समय में आज के इस दौर में
माननीय पर्यटन मंत्री जी है, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से अब हमारे पास टाइगर इतने अच्छे हो गए, इतनी ज्यादा संख्या में हो गए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई गिफ्ट देना हो तो आप हमसे टाइगर ले जाके दिलवा सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में टाइगर है। पूरे देश में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है तो हमारे पास है। और केवल टाइगर नहीं है, आप तेंदुआ भी चाहोगे, लेपर्ड भी उतनी संख्या में, पूरे देश में सबसे ज्यादा लेपर्ड हमारे पास है। और आप भी कभी देखना चाहो घड़ियाल वास्तव में ये इस टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने की जरूरत है। चंबल हमारी विश्व की सबसे सुंदर स्वच्छ नदी अपने इस मध्य प्रदेश के अंदर है। और अभी अभी मैं घड़ियाल के बच्चे छोड़ के आया। अब बच्चों का भी सिस्टम इतना अच्छा, टूरिज्म को ऐसे भी डेवलप करेंगे, कितना अच्छा हमारा यहाँ वन्य जीवन को बनाने का तरीका है कि अभी मान लो 400 अंडे घड़ियाल दे रहा है तो उसमें से 200 उठा लाते हैं, 200 में ही छोड़ देते हैं ताकि अगली बार भी घड़ियाल वहां अंडे देता रहे। वो अपने अंडे संभाले, उससे आगे बढ़े नहीं बढ़े, लेकिन जो अंडे हमारे पास आ जाते हैं 2-2.5 साल उन अंडों से बच्चे निकाल करके उनको अपने लगभग 2.5 फीट से ऊपर बड़ा करते हुए 2.5 साल के बाद, जैसे मैं अभी छोड़ के आया हूं, लगभग 90 घड़ियाल हमने छोड़े हैं। उसमें हर 15 दिन में, महीने भर में, सितंबर अक्टूबर के बाद से ये अपना फरवरी आखिरी मार्च फर्स्ट वीक तक लगातार घड़ियाल छोड़ने का, और जहां घड़ियाल नदी में छोड़ रहे हैं वो दृश्य भी इतना बढ़िया दिखता है। वो आपका घड़ियाल चाहो तो आप हाथ से पकड़ के भी छोड़ दो, कभी कभी मुंह बड़ा कर देता बड़ा वाला, वो कभी आप तरफ पलटा ले तो डरना मत, कोई फर्क आपके सारे प्रबंधन है। लेकिन घड़ियाल क्या, गिद्ध भी इतनी ही बड़ी संख्या में है। आज की स्थिति में गिद्धों की बड़ी संख्या, लेकिन मध्य प्रदेश में गिद्ध भी बहुत बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं। और लगातार हमारे पास टाइगर रिजर्व के जो अभयारण्य है, पहले 7 थे, अभी इसी साल हमने यहाँ रातापानी, जिसको डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पे अनाउंस किया, और ये 8वां है। नवा हमारा अभी माधव नेशनल पार्क इसी 10 मार्च को उसको भी लोकार्पित करने वाले हैं। एक एक करके सभी प्रकार के टूरिज्म के लिए, फॉरेस्ट का तो इतना समृद्ध हमारा इलाका। और अब तो हमारी स्थिति ये बन गई, माननीय मंत्री जी, आपके जोधपुर में साथ फर्नीचर अच्छा बनाते लकड़ी वाले, लेकिन ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है कि जोधपुर में लकड़ी नहीं और फर्नीचर सबसे अच्छा बनाते हैं, और हमारे यहाँ लकड़ी बहुत है लेकिन फर्नीचर नहीं बना पाते हैं। तो हमारा एमओयू कर ले, आप हमारे यहाँ से भी करके जाओ कि हमारा ये निवेश में एक निवेश 2 राज्य सरकारों के बीच में करा दें। आपकी मौजूदगी से जब आप जल शक्ति मंत्री थे तो आपने, मुझे इस बात का गर्व है, जोरदार अभिनंदन करें, केन बेतवा नदी का बड़ा प्रोजेक्ट और पार्वती काली सिंध का भी आपके आग्रह से, आपकी मदद से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने CR पाटिल जी के माध्यम से, ये जो हमारे राज्यों के परस्पर संबंध अच्छे रहना चाहिए, ये नए दौर का भारत है। और नए दौर के भारत में तो गया जमाना जब केरल कर्नाटक मुकदमा लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान भी लड़ रहा था, लेकिन आपस में अब संबंध अच्छे बनाते हुए हम सहअस्तित्व की भावना की बात करें तो सहअस्तित्व में पर्यटन से अच्छी बात कोई समझा सकता है क्या? ये तो आप ही कर सकते हैं। मेले का मतलब मेलजोल बढ़ाना, और मेलजोल को बढ़ाने के लिए पर्यटन उसमें बड़ी मददगार भूमिका अदा करता है। और जैसे कि हमारी होटलों के बारे में बात आई, आपको एक और जानकारी बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने, आपके माध्यम से भी आपको भी ये गुंजाइश मिलेगी कि हमारे अपने उज्जैन में जो 2028 में सिंहस्थ लगने वाला है, जब कुंभ राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करती है तो कुंभ हो जाता है, और जब हमारी बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो वह सिंहस्थ हो जाता है। ये प्रत्येक 12 साल में एक बार स्थिति बनती है। तो उज्जैन के अंदर लगभग 3300 हेक्टेयर जमीन में ये पूरा का पूरा नया धार्मिक सिटी का प्लान हमारा मंजूर हो रहा है। उसमें बड़े पैमाने पे साधु संत महंत महामंडलेश्वर शंकराचार्य उनको स्थायी रूप से जगह देने जा रहे हैं कि आप आइए, अपने स्थायी रूप से आश्रम बनाइए। लेकिन वो आश्रम में क्या कर सकते हैं,
वो अन्न क्षेत्र चला सकते, धर्मशाला बना सकते, वो सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बना सकते। तो ये इसके पीछे पीछे आपको संकेत आ रहा होंगे, मैं बता रहा हूं तो, क्योंकि बड़े पैमाने पे केवल साधु संत को नहीं, आप भी इस टाइप की व्यवस्था में मदद कर सकते। अब आप बताओ धर्मशाला और होटल में क्या अंतर है, मुझे तो नहीं मालूम, आप ही बता सकते हो, टूरिज्म वाले सबसे बढ़िया बताएंगे। जैसे मैं जब टूरिज्म का कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष था, तो मैंने उस समय पर्यटन को तीर्थाटन से जोड़ा था, और तीर्थाटन के आधार पर भी तो हम वही सारी काम करते हैं। तो मैं मान के चलता हूं आज भोपाल की धरती पर यह सेशन सफल होगा। माननीय शेखावत जी यहाँ मौजूद है, और ये पहली बार प्रयोग किया था, लेकिन जाने अनजाने कोई कठिनाई आई तो मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूं। हमारा प्रयोग हुआ है भोपाल का, लेकिन उम्मीद करेंगे आपके माध्यम से पर्यटन ने नए कीर्तिमान बनाए, रिकॉर्ड तो शिवशेखर जी ने बताया होंगे, और आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगेगा कि हम बार बार अगली बार इन्वेस्टर समिट करेंगे तो केवल टूरिज्म की भी करेंगे, इसके लिए ये एक माहौल बनने के लिए तैयार है। मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और चूंकि ये एक समान बहुत सारे सत्र चल रहे हैं, तो थोड़ा विलंब से आया, क्षमा भी चाहता हूं। और अब मैं उम्मीद, मेरी 1-to-1 भी होने वाली है, तो माननीय मंत्री जी से भी मैं अनुमति लेता हूं, और उम्मीद करता हूं कि बाकी के सत्र में हमारे मित्रगण माननीय त्रिपाठी जी हमारी भूमिका अदा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और निरंतर आपका प्रयास है पर्यटन स्थलों का विकास और तीर्थ स्थलों का विकास, जिसके आप जिन्होंने अपनी संस्कृति को का विकास करना चाहते हैं, प्रदेश के अर्बन एरिया का विकास करना चाहते हैं। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सब इस दिशा में मध्य प्रदेश सरकार के साथ हम कदम बनकर प्रदेश के विकास में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका दोनों हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारे बीच में प्रहलाद पटेल जी हैं, सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि वो इस सेशन में यहाँ पर आए हैं, तो मेरा दायित्व है कि मैं उनका स्वागत करूँ। तो प्रहलाद पटेल जी का मैं आप सब लोगों की ओर से स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवास मध्य प्रदेश, आदरणीय श्री विजयवर्गीय जी, आदरणीय देवी सज्जनों, अब माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच में उपस्थित माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम विभाग श्री प्रहलाद पटेल जी का अभिनंदन इस मंच पर कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से हम और आप भी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस दोपहर के कार्यक्रमों की शुरुआत तकनीकी ज्ञान से ओतप्रोत सत्रों के साथ करने जा रहे हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि विशेषज्ञ उपस्थिति में हमारे पास मंच पर डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA डॉक्टर देवोलीना कुंडू जी हैं। इनके अलावा मंच पर उपस्थित हैं CEO IFCL प्रोजेक्ट्स लिमिटेड श्री पलाश श्रीवास्तव जी। हम माननीय मंत्री गणों के साथ श्री पलाश जी का मंच पर स्वागत कर रहे हैं। एंड वी आर वेलकमिंग कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक, कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया मिस्टर ऑगस्टेनो क्वामे। प्लीज वेलकम मिस्टर क्वामे। थैंक यू। दिव्य सज्जनों, अब हम निवेदन कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर देवोलीना कुंडू जी से कि आप आएं और अपना टेक्निकल प्रेजेंटेशन यहां प्रस्तुत करें। हम Shukla ji, Principal Secretary, Urban Development and Housing, and
delegates on and off the dais. I would like to take this opportunity to thank the government of Madhya Pradesh for inviting me to this important meeting on the Global Investor Summit 2025. I have been asked to bring to the table the most important narrations of the Government of India with regard to urban development and housing. So I would request for the next slide, please. Next slide. So when we look at urbanization in the country, we were 31% urban in 2011. In the absence of 2021 data, तो जिस तरीके से आपने देखा, भोपाल में इन्वेस्टर समिट का आयोजन का आज दूसरा दिन है, अंतिम दिन है, जिस दौरान अर्बन डेवलपमेंट पर आज सेशन की शुरुआत हुई, जहां पर देखा जाए तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संबोधित किया और इसी के साथ सभी इन्वेस्टर्स अपने अपने इन्वेस्टमेंट की यहां पर घोषणा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लगातार 2 दिन भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, जहां पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया, जिसके बाद अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश को डेवलपमेंट के तौर पर बड़ी सौगात, इन्वेस्टर के तौर पर बड़ी सौगात मिली है। और आज जीआईएस का दूसरा दिन रहा और जीआईएस का दूसरा और अंतिम दिन जो है वो आज आयोजित हो रहा है, जहां पर अर्बन डेवलपमेंट को लेकर सेशन जारी है। स्टेशन के दौरान देखें तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं, प्रहलाद पटेल यहाँ मौजूद हैं और इस दौरान अगर देखें तो यहाँ पर सभी इन्वेस्टर्स अपने अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर मध्य प्रदेश को बड़ी और नई सौगात देने के लिए भोपाल पहुंचे हुए हैं। तो 2 दिन का ये भव्य इन्वेस्टर समिट काफ़ी रोचक और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए सफल साबित हुआ। मध्य प्रदेश को करोड़ों की सौगात, करोड़ों का डेवलपमेंट और करोड़ों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया। बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया और मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात के साथ, बड़ी पहल के साथ आगे यहाँ पर अब बढ़ाने की जो कोशिश है वो देखने को मिली। तो आपको बता दें कि इन्वेस्टर समिट के दौरान आज अर्बन डेवलपमेंट पर सरकार का जोर जो है वो देखने को मिल रहा है। इस दौरान कई ऐसे डेवलपमेंट, कई इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट के तहत इन्वेस्टमेंट आज करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अर्बन डेवलपमेंट में मध्य प्रदेश को यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट के लिए जोर दिया जा रहा है, जिससे कि जीआईएस के तहत बड़े उद्योगपतियों द्वारा नए उद्योगों की सौगात जो है वो यहाँ पर लेकर आई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इन्वेस्टर समिट के दौरान मौजूद हैं और आज एमएसएमई और स्टार्टअप पर चर्चा होगी। आपको बता दें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का मध्य प्रदेश में भव्य आयोजन हो रहा है, भोपाल में इसका आयोजन हो रहा है, जहां पर देखा जाए तो एमएसएमई और स्टार्टअप पर चर्चा यहां पर की जा रही है। मंच पर विराजमान हमारे बहुत सुयोग्य मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, ताली बजे तो ऐसी बजना चाहिए कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। और एक बार पूरे मंच के बजा दें तो अपनी सारी पूरी मंडली के लिए जितना पूरा मंच बैठा सभी का अभिनंदन है। मैं अपनी ओर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एमएसएमई के इस सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 2 दिन की हमारी ये समिट जिस भाव से, जिस योजनाबद्ध तरीके से हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते करते एक वातावरण बनाया पूरे प्रदेश के लिए। और ये बात सही है कि कोई भी राज्य अगर इंडस्ट्रियों को प्रमोट नहीं करता तो वो लंबे समय तक टिक नहीं पाता। उसका बेस अगर बनता, आर्थिक रूप से वो सक्षम होता है तो उद्योग निवेश को प्रोत्साहन देकर ही होता है, जिससे रोजगार मिलती है, समृद्धि होती है। ऐसे में हम सब जानते हैं कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से जब एक एक संभागों से करते करते हम नीचे से आए तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बड़े पैमाने पे एमएसएमई के लोगों को इसका उत्साह
एकदम 7वें आसमान के ऊपर जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस पूरे आयोजन के लिए। और एमएसएमई का सेक्टर भी बहुत बड़ा है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे विजनरी मंत्री भी हैं चेतन कश्यप जी, जिनके माध्यम से हमने नई नीति लागू करते हुए वो सारी चीज़ों को जोड़ करके देने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से हमारा ये सेक्टर बहुत मजबूत हो। मैं उम्मीद करूँगा आज सायंकाल तक जब सभी के अलग अलग अपने आंकड़े आएंगे तो मैं मान के चलूँगा एमएसएमई में जिस प्रकार का रिस्पांस मिला है, ये भूतो न भविष्यति, इतना तो हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन जिस प्रकार का रिस्पांस आया है ये उत्साहवर्धक भी है। और सरकार जो जो कमिटमेंट कर रही है, जिस प्रकार से निर्णय कर रही है, और खास करके स्वावलंबी तरीके से लेकिन पारदर्शिता के आधार पर हमारी नीतियों को लागू करने के लिए विभाग ने अपना मन बनाया है। मैं निश्चित रूप से हमारे एमएसएमई के प्रमुख सचिव यहाँ राघवेंद्र सिंह बैठे भी हैं, और हैवी इंडस्ट्री के भी सभी प्रकार की इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सबकी नीति बहुत स्पष्ट है। आने वाले समय में यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कल अपेक्षा की है, मैं निश्चित रूप से गारंटी ले सकता हूं आपके माध्यम से कि हमारा प्रदेश भी अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। पंख फैलाए हैं, आसमान में सफलता के झंडे गाड़ने के लिए हम और आप मिलकर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, जिस दौरान आज दूसरे दिन एमएसएमई और स्टार्टअप पर चर्चा हुई, जहां पर देखा जाए तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा यहां पर बताया गया कि एमएसएमई को लेकर क्या कुछ यहां पर निवेश आ सकते हैं और कितना निवेश जो है वो मध्य प्रदेश को यहां पर मिलने जा रहा है। आज अंतिम दिन है और आज शाम तक ये तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश को कितना निवेश जो है मिला है और मध्य प्रदेश निवेश को लेकर, औद्योगिकरण को लेकर कितना आगे अब यहां पर नजर आएगा। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ। काफी भव्य आयोजन रहा, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर मध्य प्रदेश में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर इसका शुभारंभ किया और भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में इसका उद्घाटन किया गया। अब चूंकि आपको बता दें कि जीआईएस का समापन जो है वो 25 फरवरी यानी कि आज हो रहा है, आज अंतिम दिन है और आज एमएसएमई को लेकर स्टार्टअप पर चर्चा की जा रही है। निवेश को लेकर आगे मध्य प्रदेश को क्या सौगात यहां मिल सकती है, उस पर चर्चा की जा रही है। समापन समारोह के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर शामिल होंगे। आपको बता दें कि यहां पर अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं और इसी के साथ इस ग्लोबल समिट के दौरान, इन्वेस्टर समिट के दौरान जो भी इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश को मिला है उस पर चर्चा की जाएगी। और आज शाम तक ये तय होगा कि मध्य प्रदेश को इस इन्वेस्टर समिट के दौरान कितना यहां पर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट मिला है। और चलिए भोपाल से आपको सुनवाते हैं जीआईएस के समापन अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुनिए। प्रदेशवासियों को बधाई। मध्य प्रदेश ने औद्योगिक यात्रा का जो स्वर्णिम अध्याय रचा है, मैं आज के इस अवसर पर सरकार के सभी मंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय सांसद जी, हमारे सभी अधिकारीगण, आम जनता, भोपालवासी, मीडिया के बंधु, सबको बधाई देना चाहूँगा। आपके सबके सहयोग से ये हमारी 2 दिन की भोपाल की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने मुकाम तक पहुंची है। ये कई प्रकार की चुनौतियों वाला स्थान भी था और आयोजन भी अपने आप में कई प्रकार के अलग से अनुभव वाला था। मुझे इस बात का संतोष है कि सबके यथायोग्य सहयोग के कारण से और अनथक मेहनत होने के कारण से हमारी अपनी भावना के अनुरूप ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का 2 दिन का आयोजन हुआ। खास करके मैं मान के चलता हूं कि किसी भी राज्य सरकार के लिए इन्वेस्टर समिट से न केवल उसकी आर्थिक और औद्योगिक विकास की नई एक ऊंचाई हासिल होती है, ये एक मील का पत्थर साबित हुई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का सफल समापन ये अपने आप में संतोषजनक भी है
और कई मामलों में उत्साहवर्धक भी है। वैसे तो आपकी सबकी जानकारी है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जो हमने स्लोगन दिया, जो थीम दी, अनंत संभावनाएं। वास्तव में किसी भी राज्य के लिए विकास के मामले में अगर पैमाना बनाए तो वो अनंत संभावनाएं ही है। और ऐसे में हमारी अपनी भूमिका, खास करके ये पहली बार समिट एक मल्टी समिट प्रारूप में की गई है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रीय एवं सेक्टोरल विषयों पर केंद्रित चर्चाएं हुई है, जिसका उद्घाटन बीते कल 24 फरवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। और मैं मान के चलता हूं, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भाषण में जो उनने विषय रखा है, उससे प्रदेश और देश के उद्योग जगत को नई ऊर्जा और दृष्टिकोण प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश की निवेश अनुकूल नई 18 नीतियां लॉन्च की गई और खासकर उद्घाटन सत्र के दौरान एक विशेष वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से मध्य प्रदेश की औद्योगिक एवं निवेश क्षमताओं को दर्शाया गया, जिसे निवेशकों द्वारा सराहा गया। माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी और केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू जी ने आज जो समापन किया और मार्गदर्शन दिया, वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। मैं यशस्वी गृह मंत्री का भी आभार मानता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की हमारी मौजूदगी हमें एक नए संकल्प की तरफ ले जा रही है। अब मैं ये 2 दिन होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहूँगा। कुल 25,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हमारे हुए। 60 देशों से 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश में निवेश एवं व्यापारिक सहयोग की संभावनाओं का अन्वेषण किया है। 9 देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता की है, जिसमें उल्लेखनीय मैं नाम बताना चाहूँगा: कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, मोरक्को, पोलैंड, रूस, रवांडा, यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड। विदेशी प्रतिनिधियों के कुछ नाम मैं उल्लेख नहीं दूंगा, नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे श्री राज मोदी, ये उप मंत्री उद्योग एवं वाणिज्य जिम्बाब्वे सरकार के, डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा, राजदूत नेपाल, श्री मोहम्मद मलिकी, राजदूत मोरक्को, सुश्री स्टेला नोकोमा, राजदूत जिम्बाब्वे, डॉक्टर डिजायर बोनीफेस सोम, राजदूत बुर्किना फासो, श्री फेलिक्स डायलो, राजदूत माली, सुश्री अना तबान, राजदूत मोल्दोवा, श्री जगन्नाथ स्वामी, उच्चायुक्त फिजी, सुश्री जैकलिन मुकानेरा, उच्चायुक्त रवांडा, सुश्री लेबो हांग, वेलेंटाइन मोचाबा, उच्चायुक्त लेसोथो, श्री यागी कोजी, महावाणिज्य दूत जापान, श्री मार्टिन मेयर, महावाणिज्य दूत स्विट्जरलैंड, श्री इवान बाई फेटिसोव, महावाणिज्य दूत रूस, श्री वाल्टर फेरारा, महावाणिज्य इटली, श्री डोनाबिट पुलस्वात, महावाणिज्य थाईलैंड, श्री जेम्स माइकल साल, सीईओ कनाडा, श्री हिरोयुकी कितुमुरा, महानिदेशक जापान, श्री एरिक गुडब्रांड, पूर्व मंत्री नॉर्वे। और आज जो गवर्नर रूस के आए थे, उनके एक दल आया था, इसका नाम इसमें छूट गया है, वो अलग से पूरा दल लेके आए थे, मेरी उससे 1-to-1 हुई थी। अग्रणी उद्योगपतियों की भागीदारी, 300 से ज़्यादा वृहद इकाइयों के चेयरमैन, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर आदि इसमें इनने सक्रिय भागीदारी ली है। GIS 25 में उद्योग जगत के दिग्गज श्री गौतम अडानी, चेयरमैन अडानी ग्रुप, श्री नादिज गोदरेज, चेयरमैन MMD, और श्री पिरूज खम्बाटा, चेयरमैन रसना प्राइवेट लिमिटेड, श्री बाबा N कल्याणी, चेयरमैन MMD, श्री फोर्ज लिमिटेड राहुल अवस्थी। वैसे कई सारे नाम आपने सबने देखे होंगे, उल्लेखनीय नामों में मैंने बताए हैं, ये काफ़ी नाम इसमें है। समिट में 70 से अधिक प्रमुख उद्योगों के उद्योगपतियों संगठनों के साथ 1-to-1 मीटिंग की गई, जिसमें गोदरेज, पतंजलि, अरविंद ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, टोरेंटो ग्रुप, डोनियर, इनॉक्स, जेट्रो, गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट, इज माई ट्रिप, काउंसलर CJ जेटली, जापान प्रतिनिधिमंडल, यूनिक्लो,
यूनिक्लो उल्लेखनीय है कि जापान का सबसे धनी व्यक्तित्व के उनके अपनी टीम यहाँ आई जिसने हमारे साथ रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर बिजनेस की संभावना हमने अपनी ढूंढी है और हमसे एमओयू किया है। ब्रिजस्टोन हेरिटेज पूजा एंटरटेनमेंट एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग है, रोड माइनिंग सहित कई सारे सभी सेक्टर में मैं मान के चलूँगा कि लंबी लिस्ट है, इसमें आप पढ़ लेंगे। GIS 2025 में 600 से अधिक B2G बैठकें, 5000 से अधिक B2B बैठकें आयोजित हुई जिनमें उद्योगपतियों, निवेशकों, MSMEs ने भाग लिया है। पहली बार AI बेस्ड बिजनेस मैच मेकिंग टूल का उपयोग किया गया जिसके आधार पर सही साझेदारों को जोड़ने में मदद मिली। बैठकों ने मध्य प्रदेश को वैश्विक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए GIS में 6 विभागीय समिट का आयोजन किया गया। जैसे कि आपको जानकारी, ITM टेक्नोलॉजी समिट, रिन्यूएबल एनर्जी समिट, MSME स्टार्टअप समिट, टूरिज्म समिट, माइनिंग समिट, अर्बन डेवलपमेंट समिट। इन मिनी समिट में विभागों के साथ उद्योगों के विशेषज्ञों ने सीधा संवाद किया और राज्य की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की और निवेश के अवसरों को एक तरह से रूपरेखा बनाने का काम किया है। इन मिनी समिट में लगभग 100 सेक्टर एक्सपर्ट उद्योगपतियों ने स्पीकर्स एवं पैनलिस्ट के रूप में अपनी भूमिका अदा की है। इस समिट के दरमियान 10 थीमेटिक सेक्टोरल सेशन का आयोजन किया गया। इसी में खासकर कृषि, खाद्य एवं डेयरी प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य सेवा, टेक्सटाइल एवं गारमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, कौशल विकास, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रीन हाइड्रोजन, सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संवाद के कार्यक्रम हुए हैं। प्रवासी मध्य प्रदेश समिट में 500 से अधिक प्रवासियों ने हमारे प्रवासी भारतीयों को अपने प्रदेश के साथ गहराई से जोड़ने में अपनी भूमिका अदा की है। प्रवासी भारतीय द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के भी कई प्रस्ताव दिए हैं। अब निवेश के लिए जो प्रस्ताव आए मैं उस तरफ जाना चाहूँगा। साथियों, इस समिट एवं इसकी राह बनाने के लिए हमारी रीजनल इंडस्ट्री खास करके मान के चलें कि पहले RICEO भारत एवं विश्व के विभिन्न शहरों में आयोजित सम्मेलनों के बारे में जैसे कि आपको पहले जानकारी दी जा चुकी थी, उनके प्रस्ताव उत्साहवर्धक है। खास करके GIS 2025 में जो प्रस्ताव मुझे मिले हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, इसमें लगभग 5.72 लाख करोड़ का निवेश और जिसमें रोजगार मिलेगा 1.4 लाख करोड़ का, और इसी प्रकार से 1.4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लागत करोड़ों में है और रोजगार लाख में है। औद्योगिक नीति एवं नीति निवेश संवर्धन, इसमें 8,616 लाख करोड़ का 8.616 लाख करोड़ का निवेश है और इसमें 6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। खनन एवं खनिज संसाधन को 3.22 लाख करोड़ का निवेश इसमें मिला है और 55,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। शहरी विकास एवं आवास विभाग में 1.97 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, जिसमें 2.3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ऊर्जा विभाग 1.47 लाख करोड़, जिसमें 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। पर्यटन विभाग 68,000 करोड़ का है, जिसमें 1.2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें 64,000 करोड़ का निवेश है, 1.8 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, जिसमें 43,000 करोड़ का निवेश है, 51,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। MSME में 21,000 करोड़ का निवेश है और 1.3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 17,000 करोड़ का है, इसमें 49,000 लोगों को रोजगार की अपेक्षा की गई है। उच्च शिक्षा विभाग में 7,000 करोड़ का निवेश, इसमें 15,000 लोगों को रोजगार की संभावना बताई गई है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग 4,000 करोड़ का, जिसमें 8,000 लोगों को रोजगार की संभावना। चिकित्सा शिक्षा विभाग में इसमें 3,000 करोड़ का निवेश संभावित है, इसमें 9,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। विमानन में भी हमारी बड़ी भूमिका ध्यान में आई है। विमानन के माध्यम से लगभग 1,400 करोड़ के
प्रस्ताव विभाग को मिले हैं, ये लागत की दृष्टि से। और पीडब्ल्यूडी में 1.3 लाख करोड़ के, ये उल्लेखनीय, खास करके इस नाते से भी बताना चाहूँगा, NHAI ने अकेले 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हमारी अपनी सरकार के साथ MOU किया है, अर्थात 1.30 लाख करोड़ के MOU इनके साथ हुए। कुल मिलाकर के अगर हम GIS की बात करें तो GIS में 24.51 लाख करोड़, अडानी ग्रुप के 2.10 लाख करोड़, कुल योग 26.61 लाख करोड़ का ये GIS का टोटल आता है। और ऐसे ही कुल योग अगर अपन नौकरियों की बात करेंगे तो 16 और 1 17.30 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इनके भी मैं डाटा देना चाहूँगा जो पहले आपकी जानकारी में है ही। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अलग अलग जो हमारे आंकड़े हैं वो 2.34 लाख करोड़ के, जिसमें 2.74 लाख रोजगार का। इंटरेक्टिव सेशन जो हमारे अपने राज्य के बाहर जो बाकी राज्यों में जाकर हमने किए थे उसमें 1.42 लाख करोड़ के और 1.32 लाख नौकरियां। इसी प्रकार से GIS 2025 में कुल योग मिलाएं तो सब मिलाकर के लगभग 30,77,000 करोड़ के हमारे निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और खास करके इसमें 21.36 लाख नौकरियों के संभावना व्यक्त की गई है। और अब विभागवार अगर प्रमुख निवेश प्रस्ताव की सूची की बात अगर मैं करता हूं तो मैं उनके कुछ अलग अलग विषयवार कुछ जानकारी देना चाहूँगा। अडानी ग्रुप अहमदाबाद, ये निवेश के लिए जो खनिज में जो बड़े हैं तो इनका जो एरिया रहेगा वो एरिया भी बताना चाहूँगा, ये किस क्षेत्र में कहाँ काम करेंगे। इनके लिए बेल्ट रहेगा रीवा और जबलपुर, ये माइनिंग सेक्टर में काम करेगा। गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये उज्जैन क्षेत्र में काम करेगा। आरओ कोल प्राइवेट लिमिटेड, ये शहडोल क्षेत्र में काम करेगा। आदित्य बिरला EMIL माइंस सेमिनरेस लिमिटेड कोलकाता, ये रीवा में काम करेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट, ये भी आदित्य बिरला ग्रुप रीवा में काम करेगा। स्टाक्स वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, ये जबलपुर में काम करेगा। शारदा इंटरप्राइजेस, ये रायपुर से शहडोल में। JK सीमेंट शहडोल में। प्राइम इंस्पेक्शन LLC भोपाल में। रेकन केमिकल्स इंदौर में। बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड कोलकाता रीवा में। रामदास वर्मा एंड कंपनी शहडोल में, ये सभी माइनिंग सेक्टर में। नवकरणीय ऊर्जा में भी इसी प्रकार से बताना चाहूँगा। अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर में। एक्सिस एनर्जी वेंचर्स जबलपुर में। NSL रिन्यूएबल पावर जबलपुर में। टोरेंटो पावर लिमिटेड इंदौर में। जिंदल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड भोपाल में। MKC इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जबलपुर में। KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भोपाल में। उद्योग विभाग में जिनने अपना इन्वेस्टमेंट बताया है इनके भी एरिया में बताना चाहूँगा और इनकी कंपनियों के नाम भी बताना चाहूँगा। सैंक्लिक रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड भोपाल। ओनिक्स रिन्यूएबल लिमिटेड जबलपुर। बालफोर BT PLC इंदौर। पुनर्जागरण सौर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नर्मदापुरम। सात्विक सोलर इंडस्ट्री नर्मदापुरम। अक्षत ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड इंदौर। ट्राइडेंट लिमिटेड भोपाल। श्री सीमेंट इंदौर। एलिक्सर इंडस्ट्री चंबल। गोल्ड क्रेस्ट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड उज्जैन। इनवेनिरे एनर्जी लिमिटेड नर्मदापुरम। ब्रू एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नर्मदापुरम। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र के अंदर खास करके ये मैं मान के चलूँगा कि रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट होगा। समदड़िया बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड जबलपुर। टीम रिथिंकिंग अर्बनाइजेशन इंदौर। ट्रेजर ग्रुप भोपाल। वैश्विक दुनिया इंदौर। HYD टेक इंजीनियर्स ग्वालियर। सचदेव ग्रुप कंपनी इंदौर। सेलटेक्स प्राइवेट बिल्डर्स शहडोल। घनाराम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड झांसी सागर। JSW सीमेंट सागर। बंसल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड इंदौर। और इसी प्रकार से एनर्जी सेक्टर में भी हेक्सा क्लाइमेक्स, ओरियाना पावर लिमिटेड, ये सब अलग अलग क्रमशः रीवा जबलपुर रीवा इंदौर उज्जैन
ऐसे ये इसकी डिटेल दे दूंगा, बहुत सारा नाम है। पर्यटन में भी इसी प्रकार का है, प्राइवेट पर्यटन के भी कई हमारे शहरों के नाम रिपीट भी हो रहे हैं, तो ये मान के चलें कि ये डिटेल आपको बस आ ही जाएगा। इसमें इन सारी लोगों का अपना अपना, इसमें आध्यात्मिक दृष्टि से ओंकारेश्वर के भी प्रस्ताव है, तो अमलताज होटल प्राइवेट लिमिटेड इंदौर में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। फील्ड डे रूम्स एंड होटल्स भोपाल में, एक अच्छी बात है कि भोपाल में भी बड़े पैमाने पे लोगों ने, दैनिक भास्कर ग्रुप ये भी भोपाल में आ रहा है, EIH लिमिटेड, ट्रेजर ग्रुप, ये सब भोपाल में इस प्रकार के कामों को करने आना है। MSME भी कई प्रकार से इनके भी वर्की प्राइवेट, भगवती तीर्थ, आहारम मिल्स, नीले पानी की प्रौद्योगिकी, डिटिलवी एक्सपोर्ट, EasyTech इंटरप्राइजेस, इकोश्योर, पालमोल्डिंग, फेलिक्स जेनरिक, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, इसी प्रकार के जिलों में ये भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तकनीकी शिक्षा वाले, स्वास्थ्य हेल्थ वाले, विज्ञान टेक्नोलॉजी वाले, ऐसे कई प्रकार के लोग क्रमशः उन्हीं संभागों में जो मैंने पूर्व में उल्लेख किया है, सब मिलाकर के हमारे विभिन्न सेक्टर में 85 से अधिक MOU हुए हैं। NHI PWD के बीच जो मैंने बताया 1.30 लाख करोड़ का हमारा MOU, ये उल्लेखनीय है। राष्ट्रीय राजमार्ग पे PWD के साथ मिलकर के ये बड़ा MOU हुआ है और ये सबसे हटके भी है, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी, उद्योगों को बढ़ावा में आर्थिक प्रगति सुनिश्चित होगी। आज इस समिट का समापन इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ हो रहा है। यह केवल निवेश का मंच नहीं, बल्कि विचार मंथन, नीति निर्माण एवं भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है। मध्य प्रदेश की यात्रा रुकेगी नहीं, हम निवेशकों के विश्वास को मजबूती देंगे, नई नीतियां लागू करेंगे, आधारभूत संरचना को और सशक्त करेंगे, प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेंगे। हमारा संकल्प मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर भारत के विकास पथ का ध्वजवाहक बने। यह समिट इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। JIS 2025 का समापन केवल एक आयोजन का अंत नहीं है, उद्योग एवं रोजगार 2025 की सफल शुरुआत है। मैं बताना चाहूँगा कि कुल मिलाकर के जिस प्रकार से सहयोग मिला है और कुछ चीज़ें उल्लेखनीय है, भोपाल में भी अब एक नया कन्वेंशन सेंटर बना करके भोपाल में ऐसे आयोजनों को स्थायी करने की दिशा में हमारी सरकार ने विचार किया है। साथ ही साथ राजधानी का भी सौंदर्यीकरण का भी जो ये समिट के आधार पर हुआ है, इस बजट में एक बड़ी धनराशि रख करके भोपाल को भी अच्छे स्वरूप में बना करके इसकी सभी वाटर बॉडियाँ, आने जाने के रास्ते, सभी प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के बलबूते पर भोपाल का सौंदर्यीकरण और अच्छा किया जाए और भोपाल सहित ऐसे बड़े महानगरों के लिए भी, जैसे कि हमारी कल्पना है मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम पर, उनके अपने 25 साल आगे तक का प्लान बनाने का विचार इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ा है। बहुत जल्दी इसके रिजल्ट आप तक पहुंचेंगे। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मिनी बम्बई में ये अपने आप में स्वाभाविक रूप से जिनकी प्रगति हो रही है, उनको अपने जिलों से युक्तियुक्तकरण के आधार पर मेट्रोपॉलिटन कल्पना के अनुसार कई राज्यों ने अच्छे प्रयोग किए हैं। उन प्रयोगों को हम अपने यहाँ दोहरा करके भविष्य की दृष्टि से ऐसे कई विकास के काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तो मैं इसकी बात करूँगा, उसकी प्रेस अलग करेंगे जब आने वाला है। सुधीर, हेलो। जैसे आपने सही प्रश्न किया, कल हमने अपनी 18 विभागों की जो नीतियां हैं उसमें स्टार्टअप, ड्रोन, ये नीतियां भी हमने निकाली। सेमीकंडक्टर वाली बात भी आई है। और जैसा कि आपकी जानकारी में है, हमारे द्वारा ये जो अपनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद
अब ये आईटी, सेमीकंडक्टर चिप, ड्रोन पॉलिसी के आधार पर इंदौर में एक एक विषय की अलग अलग प्रकार की समिट की योजना बनी है। जब हमने उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है तो आने वाले समय में एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, ये जो आपने आईटी से जुड़े इस प्रकार के विभाग, ऐसे अलग अलग विभागों को सने सने अपने अपने ढंग से पर्याप्त समय देते हुए इनके आधार पर बढ़ना है, क्योंकि ये तय है कि मध्य प्रदेश में जितनी संभावना है वो अपार संभावना है और इसी क्रम को लगातार बनाए रखना। सुधीर सर, सुधीर अब इसका सर उसके बाद इधर एक इधर पहले इधर खड़े हो गए, उनके बाद दास साहब से, दास साहब बता दें। हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज पर्याप्त है। को नहीं मिलेगा। सरकार भी उसमें समन्वय की भूमिका में रहती है और इसलिए मुझे लगता है कि ये दो बातें मेरे से जुड़ी थी तो मुझे यहाँ पर कहने का आपके बीच में मौका मिला है। मैं आपका सबका अभिनंदन करते हुए, आप कैलाश जी का धन्यवाद करते हुए और राम मोहन जी का फिर से अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री प्रहलाद पटेल जी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री नागरिक उड्डयन भारत सरकार श्री के राम मोहन नायडू जी को अब हम उनके उद्बोधन के लिए बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। तो ये आप एमएसएमई और स्टार्टअप पर चर्चा देख रहे थे, जिसको संबोधित कर रहे थे मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। और एमएसएमई और स्टार्टअप बहुत ही मुख्य, बहुत प्रमुख दोनों ही कारोबार के क्षेत्र हैं। एमएसएमई जैसे आप जानते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इसके अंतर्गत आता है। स्टार्टअप को आप एक एमएसएमई के तौर पर समझ सकते हैं, वो पंजीकृत एक एमएसएमई के तौर पर ही होता है, लेकिन इसमें कुछ अलग अलग जैसे बातें होती हैं। स्टार्टअप को अगर आप समझें तो किस प्रकार से परिभाषित किया जाए, जिसमें who have come with good hearts to participate in this Global Investor Summit. Once again, a warm good afternoon to each and every one of you. Namaskar, आप सबको मेरा प्रणाम. I can see a lot of excitement, a lot of positive energy at this Global Investment Summit. And I have to share with you that I am also equally excited to be here in the city of Bhopal. And people who have come from across the world, I welcome you all to India on behalf of the people of Madhya Pradesh. And people who have come from across the country, once again welcome to Madhya Pradesh and the city of Bhopal also. And today, the idea and essence of India are rooted in the exploration of infinity, whether it is philosophy, spirituality, trade or commerce. And India is the place where infinity was discovered. And today, under the तो अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास कैसा हो, भारत का शहरी विकास कैसा हो, मध्य प्रदेश का शहरी विकास कैसा हो, क्योंकि शहर में रहने वाली जो एक बड़ी आबादी है, जिसमें अगर हम भारत की दृष्टि से बात करें तो 2 टियर 3 टियर शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेट्रो सिटी है। मध्य प्रदेश के शहरों की अगर हम बात करते हैं जिसमें बड़े शहर महानगर 4 प्रमुख, राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा भी एक प्रमुख क्षेत्र है। ये वो शहर हैं जो अभी इस पूरे पड़ाव के लिए लगातार खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें भोपाल और इंदौर ये मेट्रो सिटी है। मेट्रो सिटी अब ये बन रही है, अग्रसर हैं इस दिशा में। तो इसकी बेहतरी के लिए कार्य कैसा हो, ये फोकस है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, जिसमें शहरी विकास मंत्रालय केंद्र का, शहरी विकास मंत्रालय राज्य का, दोनों कार्य कर रहा है। और इस बात का भी पूरा ध्यान इसमें रखा जाए।
And today, the idea and essence of India are rooted in the exploration of infinity, whether it is philosophy, spirituality, trade, or commerce. And India is the place where infinity was discovered. And today, under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Narendra, supposedly visiting that place every day. And for investors and industry leaders who have come together here in Bhopal, I would say that you are at the right place, at the right time. We're all waiting for you to make the right decision also, because this is the time to be in India, this is the time to be in Madhya Pradesh, this is the time to invest in Madhya Pradesh. And I say so because I see a golden chapter for business unfolding right here in front of us in Madhya Pradesh, which is the heart of India. And with the double engine Sarkar, NDA government in the state of Madhya Pradesh and in the center also, the state is transforming